गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसमें हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर अपनी तैयारी को कर रहे हैं। और हम लोगों का जो टारगेट है एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में जो एग्जाम होने वाला है, उसको पूरा का पूरा टारगेट बना के हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। और हम लोग आज जो है यूनिट 8 को डिस्कस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन, जिसमें हम लोग सेक्शन डी को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और आज का टॉपिक जो है ई पोर्टफोलियो। लेकिन उससे पहले कल की डेट में जो हम लोगों ने पढ़ा था आईसीटी, यूज फॉर आईसीटी इन आपका क्या था, आपका रिसर्च था। आपका रिसर्च के बाद उसमें आपके और भी 2 पॉइंट्स थे। रिसर्च के बाद और क्या पॉइंट 2 थे आपके? रिसर्च था और आपके अपनी वो एडमिनिस्ट्रेशन था कि एडमिनिस्ट्रेशन में हम कैसे इसका उपयोग करते हैं, रिसर्च में इसका कैसे उपयोग करते हैं, और हम लोग इवैल्यूएशन में इसका यूज कैसे करते हैं। कल की डेट में हम लोगों ने इतना पढ़ा था, ठीक है ना। फिर इसके बाद कल की डेट में हम लोगों ने असिस्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ा था। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज क्या होती है उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी वो होती है जो सीखने वाले बच्चे जो होते हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो उनकी सहायता के लिए जो भी उपकरण बनाए जाते हैं, जो भी टूल्स, जो भी इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, वो सब आपके असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहलाते हैं, सहायक तकनीकी कहलाते हैं। जैसे इसमें हमने कल बताया था कि इनको पहचानें कैसे। इसमें पढ़ने में जिसको प्रॉब्लम होती है, लिखने में जिसको प्रॉब्लम होती है, ठीक ना, सुनने में जिसको प्रॉब्लम होती है, उन सब लोगों के लिए लर्निंग, उनको उनके एजुकेशन पाने के लिए यहाँ पर जोर दिया गया कि इन उपकरणों की सहायता से, इन टेक्नोलॉजीज की सहायता से वो बच्चे क्या करें, पढ़ सके, अपनी आप को कंटिन्यू पढ़ाई कर सके। अब उसी के आगे हम लोग अपने सिलेबस में जो चलेंगे, अपने सिलेबस में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें ई पोर्टफोलियो, कि ई पोर्टफोलियो क्या होता है, ठीक है ना। ई पोर्टफोलियो पढ़ेंगे। फिर आईसीटी फॉर रिसर्च में ऑनलाइन रिपोजिटरीज है, ऑनलाइन लाइब्रेरीज है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन असेसमेंट टूल्स है, जिसमें ऑनलाइन सर्वे टूल और टेस्ट जनरेटर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो इतनी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ई पोर्टफोलियो के बारे में। क्या है आपका ई पोर्टफोलियो? ठीक है, ई पोर्टफोलियो, ई पोर्टफोलियोज, ठीक है ना। ई पोर्टफोलियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ई का मतलब आप सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, कि ई पोर्टफोलियो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ई का मतलब क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉनिक। ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक होता है। और पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो होता है, इसको पोर्टफोलियो ऐसे ही लिखते हैं। फिर पोर्टफोलियो होता है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? डिजिटल पोर्टफोलियो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिजिटल पोर्टफोलियो कहते हैं। इसी को हम लोग डिजिटल के साथ साथ ऑनलाइन पोर्टफोलियो कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑनलाइन पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक, ऑनलाइन पोर्टफोलियो कहते हैं। इसी के साथ इतनी चीजें हो जाती है, ठीक है, क्लियर है। ई पोर्टफोलियो की ई पोर्टफोलियो क्या होता है? तो ई पोर्टफोलियो को हम लोग ई बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके नाम की बात हम लोगों ने कर ली। अब बात करते हैं कि होता क्या है। पोर्टफोलियो इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ एकेडमिक वर्क, अदर फॉर्म ऑफ एजुकेशनल एविडेंस असेंबल। मतलब कहते हैं ये क्या है आपका? ये आपका एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं क्या है आपका। तो इसमें आप लिखेंगे शॉर्ट में एकेडमिक वर्क है, ये आपका एकेडमिक वर्क होता है इसमें। ठीक, एकेडमिक वर्क के साथ और इसमें क्या होता है? इसमें अदर फॉर्म्स, कहते हैं कि अदर फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल एविडेंस। मतलब इसमें होता है क्या?
एजुकेशनल, एजुकेशनल क्या है, एविडेंस होता है आपका, एजुकेशनल एविडेंस, ठीक। एजुकेशनल एविडेंस को क्या करते हैं, यहाँ पे एजुकेशनल एविडेंस होता है मतलब शैक्षिक प्रमाण जो होते हैं, शैक्षिक साक्ष्य जो होते हैं, उनका संकलन होता है, असेंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असेंबल। असेंबल मतलब एकेडमिक वर्क, एकेडमिक वर्क को हम लोग अकादमिक कार्य बोलते हैं, अकादमिक कार्य जो होता है। और ये आपका शैक्षिक, शैक्षिक साक्ष्य, साक्ष्य में प्रमाण होते हैं, शैक्षिक साक्ष्य, शैक्षिक साक्ष्य, साक्ष्य जो है संकलन किया जाता है इसके अंदर। तो पोर्टफोलियो के बारे में अब थोड़ी सी रूपरेखा हम लोगों के माइंड में बन गई है कि पोर्टफोलियो क्या है। तो पोर्टफोलियो एक अकादमिक कार्य है, और अकादमिक कार्य और शैक्षिक कार्य, शैक्षिक साक्ष्य के अन्य रूपों का एक संकलन है। मतलब इसमें जो है कलेक्शन ऑफ एविडेंस का करते हैं हम, इससे शिक्षा से संबंधित जो भी हमारे प्रमाण होते हैं। तो कह सकते हैं इट इज ए कलेक्शन ऑफ वर्क। क्या कह सकते हैं, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वर्क डेवलपमेंट अक्रॉस वेरियस कंटेक्स्ट ओवर टाइम। मतलब यह समय के साथ विभिन्न संदर्भों में विकसित काम का एक संग्रह हो सकता है या होता है, इसके बारे में, ठीक ना। ये पॉइंट्स यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया। अब बात करते हैं यह होता क्या है। इसको आम तौर पे हम लोग वेब पर एक उपयोगकर्ता द्वारा एकत्रित या प्रबंधित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का संग्रह मानते हैं, कि यहाँ पर जो भी यूज करने वाला है वो क्या करता है, जिसके बारे में उसको जानकारी प्राप्त करनी है, वो वेब के माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के माध्यम से पूरी की पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेता है, ठीक। इसमें कहता है कि यह जो है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों में इलेक्ट्रॉनिक फाइलें, जैसे इसमें होता है चित्र वो उनका सेव कर लिया, या तमाम ऐसी चीजें आपने उनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी सेव कर ली। इसमें फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स आप लिख लेंगे। सर सर हेलो हाँ हाँ सर, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, ये पूरा ओवरऑल अभी और करेंगे, क्लियर अभी नहीं और हुआ। करेंगे, अभी इसको खत्म थोड़ी कर रहे हैं, अभी इसको करेंगे, अभी अभी और बताएंगे। मल्टीमीडिया है इसमें, फीचर्स में मल्टीमीडिया है, कंप्यूटर स्किल है आपका, कंप्यूटर स्किल्स है आपके, ठीक है। फिर आपका असेसमेंट है, आपका असेसमेंट है आपका, ठीक है ना। तो इन सब चीज, ये सब फीचर्स होते हैं, इन फीचर्स का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अब देखिए हमको समझना है कि पोर्टफोलियो होता क्या है। जैसे मान लो स्कूल्स होता है, अगर स्कूल्स में क्या होता है, हर एक बच्चे पर, हर एक क्लासरूम की रिपोर्ट तैयार करी जाती है। तो इसमें क्या क्या कहा गया कि एकेडमिक वर्क में वो उस बच्चे, हर एक बच्चे की एक प्रोफाइल तैयार होती है, उस प्रोफाइल में बच्चे का हर एक चीज नोट किया जाता है। एकेडमिक प्रोफाइल में आपका उसका एजुकेशनल चीजें देखी जाती हैं, उसने किसमें किसमें कितना पार्टिसिपेट किया, उसने जो है कल्चरल प्रोग्राम में कितना पार्टिसिपेट किया है, उसने प्लेइंग में कितना पार्टिसिपेट किया है, ओवरऑल जो होता है उसको हम एकेडमिक वर्क बोलते हैं, ठीक है ना। एकेडमिक वर्क में उसने जो है हर चीजों में, अगर सिंगिंग में है तो सिंगिंग में उसने कितना कैसा परफॉर्मेंस किया है, उसने अपने क्लासरूम में कैसा परफॉर्मेंस किया है, उसने खेल में कितना परफॉर्मेंस, तो पूरा का ओवरऑल जो वर्क को हम नोट डाउन करते हैं, वो नोट डाउन करने वाला एकेडमिक वर्क होता है। लेकिन उससे संबंध, अब किसी बच्चे के बारे में जानना है, उससे संबंधित हम लोग क्या करते हैं, एजुकेशनल एविडेंस असेंबल, पूरी की पूरी जानकारी को इकट्ठा करते हैं। अब जैसे मान लो हम एक स्कूल का एग्जाम्पल लिए, और मान लो हमें गांधी जी का हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हम लेते हैं एग्जाम्पल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, उनके आपने एकेडमिक वर्क के बारे में आपने जानना चाहा
कि उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या चीजें करी एकेडमिक वर्क में। तो एकेडमिक वर्क में पूरी की पूरी चीजें आप उसको असेंबल, पूरी की पूरी जानकारी आप जो है गूगल से उनकी फोटो लेंगे, सब कुछ करेंगे। तो वो क्या होता है, यहाँ पे मल्टीमीडिया का हम यूज करते हैं, कंप्यूटर स्किल मेरे पास चाहिए और असेसमेंट मेरे पास होना चाहिए। तो इन सब चीजों का यूज करके जब हम एजुकेशनल एविडेंस असेंबल करते हैं, शैक्षिक साक्ष्यों का संकलन करते हैं, तो वही आपका पोर्टफोलियो होता है। ये एक पूरा का पूरा रजिस्टर होता है, पूरी की पूरी जानकारी इसमें हम लोग लिखते हैं। अब इसका प्रयोग जब करते हैं, इसका प्रयोग करते समय इसकी क्या क्या बेनिफिट्स है, तो इसमें लिखेंगे फास्टर एक्टिव लर्निंग होती है। इसमें क्या क्या होता है, इसको लिखेंगे। हाँ बोले अब। तो सर, तो साल में एक बार ही इसका यूज किया जाता होगा ना ओवरऑल? जी जी बोले। सर, साल में एक बार इसका यूज किया जाता होगा ना, मतलब बनाया जाता होगा। हाँ साल में क्या, ये मतलब पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहता है। इसको किसी मतलब इसको साल में एक बार नहीं बनाया था, पूरे साल की एक्टिविटी इसमें लिखी जाती है। जैसे पूरे साल उसने हाँ जैसे सर। वर्क जो करता है, जी पूरा वर्क इसका एक रिपोर्ट कार्ड होता है, जो ना रिपोर्ट कार्ड की तरीके ही जी। ये होता है। ठीक, एक ओके रिपोर्ट सर। कार्ड जैसा बनता है ना, तो साल के लास्ट में बनता। इसके हर 3-3 महीने में जो आपका एग्जाम जो होते हैं, एग्जाम के दौरान ही पूरा बनता है। लेकिन जब एक एनुअल फंक्शन होता है, तो उसमें पूरी की पूरी चीजों को बताया जाता है, किसने एकेडमिक वर्क बहुत बेहतरीन किया है, किस बच्चे ने, उसी के आधार पर उनको अवार्ड्स भी मिलते हैं, तमाम तरीके की चीजें उनको दी जाती हैं। ठीक है, तो ये स्कूल के पर्पज से। लेकिन हमको बड़े स्तर पर करना हो, तो बड़े स्तर पे हम लोग किसी थिंकर का या कोई बहुत अच्छे जो हमको मोटिवेट करते हो, उनके बारे में हम लोग उनके एकेडमिक वर्क को जानेंगे। एकेडमिक वर्क में उन्होंने अपनी लाइफ में शिक्षा से संबंधित क्या काम किए, उनको जानेंगे। जानने के बाद जब हम उनको असेंबल करेंगे, इकट्ठा करेंगे, एकत्रित करेंगे, तो वो आपका शैक्षिक साक्ष्यों के संकलन में आएगा। अब इसको इकट्ठा करने के लिए हम किनकी सहायता लेते हैं वो बताते हैं। तो उसके लिए मल्टीमीडिया, कंप्यूटर और स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स होंगी और असेंबल्स होंगे। लेकिन इसको जानने मतलब इसको इकट्ठा करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसको लिखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आया था आपके एग्जाम में आया था कि ई पोर्टफोलियो में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो सॉफ्टवेयर लिखिएगा, कौन से सॉफ्टवेयर इसको यूज करे जाते हैं। या तो सॉफ्टवेयर बोलते हैं, कहीं कहीं इसको सिस्टम बोलते हैं, और सिस्टम भी बोल देते हैं। ठीक, ये नोट डाउन करिए, ये एग्जाम के पर्पज से बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हम बताने जा रहे हैं, यही आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, महारा। ठीक है, महारा एक सॉफ्टवेयर है। ठीक, महारा महारा ये एक सॉफ्टवेयर है, जिसकी सहायता से ये पोर्टफोलियो का एक क्या सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और दूसरा क्या है, डीजी है आपका, क्या है दूसरा आपका, डीजी है, DIGI, डीजी है आपका। ठीक, और तीसरा फोलियो टेक है आपका, और तीसरा आपका फोलियो टेक है आपका। ठीक, फोलियो टेक इसको लिख देंगे। क्वेश्चन यहीं से बना था आपका, फोलियो टेक है। और एक आपका आता है ELGG, ठीक है ना, नंबर 4 पे जो आता है ELGG। ठीक है, ये 4 आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग जो है ई पोर्टफोलियो का यूज करते हैं। एक पहला महारा है, दूसरा डीजी है, तीसरा फोलियो टेक है, और चौथा ELGG है आपका। ठीक है ना, ये होता है। अब इनकी सहायता से हमें क्या फायदा मिलता है, इसको भी जानना है। इसमें सबसे पहला होता है तेज सक्रिय शिक्षण होता है, मतलब फास्टर एक्टिव लर्निंग होती है आपकी। ठीक है ना, लिख लेंगे कहीं आपका, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर। ठीक है ना, सबसे पहले आपका क्या होता है, फास्टर एक्टिव लर्निंग होती है।
सर बेनिफिट है ना ये? क्या बोले? ये बेनिफिट है ना? हाँ, बेनिफिट कह सकते हैं, विशेषताएं कह सकते हैं, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं ना, ये होती है। तो इसमें क्या होता है, फास्टर एक्टिव, ठीक, फास्टर एक्टिव लर्निंग, फास्टर एक्टिव लर्निंग होता है आपका, जिसको बोलते हैं तेज सक्रिय शिक्षण। लिखेंगे तेज सक्रिय शिक्षण, इसको साफ कर दे तो फिर इसके बाद यहाँ पे लिख दिए। पोर्टफोलियो क्या होता है, ये एकेडमिक वर्क, पूरा का पूरा एकेडमिक वर्क आपका देखता है, बनाता है, करता है, ठीक। तो इसके आपकी फीचर, इसके आपके विशेषताएं क्या होगी? सबसे पहले हमने बताया था फास्टर एक्टिव लर्निंग, नंबर 1, फास्टर एक्टिव लर्निंग। आप लोगों को वीडियो क्लियर है, बताएं? जी आप लोगों को सर। वीडियो क्लियर है? जी सर। ठीक। फास्टर एक्टिव लर्निंग, जिसको बोलते हैं, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं? वीडियो से दिख रही है, स्पष्ट दिखाओगे और ब्लर आ रही दिख रही है। अच्छा, नहीं तो रिज्वाइन एक बार दो बार करें, शायद में भी हो जाए सही। तो फास्टर एक्टिव लर्निंग होता है, जिसको बोलते हैं तेज सक्रिय शिक्षण, तेज सक्रिय शिक्षण होता है। दूसरा जब आता है तो दूसरे में कह सकते हैं मोटिवेट स्टूडेंट, यहाँ छात्रों को प्रेरित कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? मोटिवेट स्टूडेंट। अभी इनके हर एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस भी करेंगे, क्या ये कहना चाह रहे हैं ना, छात्रों को प्रेरित करना, छात्रों को प्रेरित करना, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, जिनको ब्लर आ रहा हो, जो मैं बोल रहा हूं आप उसको लिख लो, वो भी आपको काम देगा। फिर तीसरा है आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ फीडबैक ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फीडबैक, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फीडबैक, ठीक, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फीडबैक। इसमें क्या होता है? प्रतिक्रिया के साधन या प्रतिपुष्टि, हाँ प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि के साधन, प्रतिक्रिया के साधन होते हैं आपके। और नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पे अगर हम बात करेंगे तो इसमें आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिस्कशन ऑन परफॉर्मेंस, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिस्कशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिस्कशन ऑन परफॉर्मेंस, लिखिए ऑन परफॉर्मेंस, ऑन परफॉर्मेंस। इसको बोलते हैं प्रदर्शन पर चर्चा के साधन, प्रदर्शन पर चर्चा के साधन जो होते हैं, ये होते हैं। अब इस पे वन बाय वन हम डिस्कस भी कर सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें सबसे पहले बोल रहा है कि तेज सक्रिय शिक्षण। तेज सक्रिय शिक्षण क्या होगा? इसमें हम हर एक बच्चे का जब रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कौन सा स्टूडेंट कितनी एक्टिविटी कर रहा है, कौन किसमें कम एक्टिविटी कर रहा है। जब हमें ये चीजें पता चलेंगी तो हम क्या करेंगे, बच्चे को, स्टूडेंट को अच्छा करने के लिए उसको मोटिवेट करेंगे। दूसरा पॉइंट है मोटिवेट स्टूडेंट, मतलब छात्रों को यहाँ पर प्रेरित, उसको आपके पास जो रिपोर्ट कार्ड है, जो आपने रजिस्टर, हर एक बच्चे से संबंधित पूरी डिटेल आपके पास है, जो आप देखेंगे कि उसका जो है परफॉर्मेंस कहीं बिगड़ रहा है या कुछ कम हो रहा है, तो उसको हम जाके तुरंत मोटिवेट करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। फिर इसमें प्रतिक्रिया के साथ फीडबैक वो कैसे देगा, उसके फीडबैक के लिए भी हम मान लीजिए टेस्ट ले सकते हैं, या हम लोग स्कूल्स में एक प्रोग्राम रखते हैं जिसमें हम लोग हर चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
फिर इसके बाद क्या होता है कि उनके परफॉर्मेंस पर चर्चा करने के लिए हम लोग कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं। तो ये इन सब चीज़ों का प्रयोग हम जो है कि ई पोर्टफोलियो की सहायता से करते हैं, जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। महारा सॉफ्टवेयर है, डिजी सॉफ्टवेयर है, पोलियोटेक सॉफ्टवेयर है, आपका ELGG सॉफ्टवेयर है। ये 4 सॉफ्टवेयर है जो इसमें यूज किए जाते हैं ई पोर्टफोलियो में। ठीक है ना, यहाँ तक सभी को क्लियर है। ये सॉफ्टवेयर फर्स्ट पेपर NTA UGC नेट के फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है, सब्जेक्ट में भी पूछा जाता है। आपका क्लियर है पॉइंट? जी सर, जी सर, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे ICT फॉर रिसर्च ऑनलाइन एंड ऑनलाइन रिपोजिटरी एंड ऑनलाइन लाइब्रेरीज के बारे में। ठीक, इसको साफ कर दें, इसमें कमियां हैं। तो इन सब चीजों का जब हम चेकलिस्ट के आधार बनाते हैं तो वो रूब्रिक्स कहलाता है। जबकि आपका पोर्टफोलियो की हम बात करेंगे तो पोर्टफोलियो आपका क्या होता है? पोर्टफोलियो पूरा का पूरा एक रजिस्टर होता है, एक डायरी होती है, जिसमें पूरी की पूरी जानकारी कॉलेज के या स्कूल के स्टूडेंट की होती है। अब हम लोग बात करेंगे ICT फॉर रिसर्च ऑनलाइन रिपोजिटरी। ठीक है, ICT फॉर रिसर्च, ठीक है, रिसर्च ऑनलाइन, रिसर्च आपका रिसर्च ऑनलाइन रिपोजिटरी। ठीक है ना, ऑनलाइन रिपोजिटरी की बात करेंगे। ऑनलाइन रिपोजिटरी की बात करेंगे तो ऑनलाइन रिपोजिटरी ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें ऑनलाइन रिपोजिटरी होती क्या है यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले कहते हैं कि ये एक जो है, एक रिपोजिटरी जो है दस्तावेजों का एक मुक्त ऑनलाइन संग्रह या डिजिटल वस्तुओं का संग्रह होता है। मतलब कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्टिव्स। क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्टिव्स। डिजिटल ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या है? डिजिटल वस्तुओं का संग्रह। डिजिटल वस्तुओं का संग्रह होता है। क्या होता है ये? डिजिटल वस्तुओं का संग्रह होता है, या फिर हम कह सकते हैं इसको फ्री ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। क्या कह सकते हैं? दूसरा पॉइंट लिखेंगे फ्री ऑनलाइन ठीक है, फ्री ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जिसको बोल सकते हैं क्या है? ये एक मुक्त ऑनलाइन संग्रह। क्या है? मुक्त नहीं, मुक्त हो जाएगा ना, फ्री में। दस्तावेजों का लिखेंगे दस्तावेजों का मुक्त ऑनलाइन संग्रह। अब इसी से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ऑनलाइन रिपोजिटरी क्या होता है, या ऑनलाइन रिपोजिटरी निम्नलिखित 4 में से क्या होते हैं। एक आपका दे देगा इसमें, पर क्या होगा, यहाँ जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा
आपकी ऑनलाइन रिपोजिटरी क्या होती है, तो इसमें आपका लिख कर आएगा दस्तावेजों का संग्रह होता है। दूसरा आएगा मुफ्त दस्तावेजों का मुफ्त रूप से ऑनलाइन संग्रह होता है। फिर तीसरा आएगा डिजिटल वस्तुओं का संग्रह होता है, या फिर कहते हैं कि ये सभी होते हैं आपके। तो उसमें आपका कोडिंग करके दे देगा, तो उसमें कोडिंग करने के बाद आपको वहां पे आंसर ढूंढने होंगे, तो ये दो आंसर आपको सही होंगे आपके, ऐसा आपको समझ में आना चाहिए। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको जब आप पढ़ा करो, जब आप क्लास होने के बाद रिवीजन करते हैं, तो रिवीजन के दौरान जब ऐसे पॉइंट बने, तो इसको आप वन लाइनर क्वेश्चन भी बनाओ, इसको कोडिंग वाले क्वेश्चन भी बनाकर देखो, जिससे आप पहले से प्रिपेयर रहो। एनटीए जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप सोचना शुरू कर देंगे, तो काफी चीजें सरल हो जाएंगी। ठीक है, अब इसे आम तौर पे शोध जैसे इसमें जो है आमतौर पे किनका प्रयोग किया जाता है या किनके प्रयोग के लिए ये होते हैं, तो ये मुख्य रूप से रिसर्च पेपर, लर्निंग मटेरियल एंड डाटा के लिए होते हैं ना। मुख्य रूप से कहते हैं कि इसे आमतौर पर शोध पत्र जो होते हैं सीखने की सामग्री और डेटा से संबंधित होते हैं। इसको लिख लीजिएगा। इसका प्रयोग मुख्य रूप से किसमें करते हैं, रिसर्च पेपर के लिए, रिसर्च पेपर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, या लर्निंग मटेरियल के लिए, लर्निंग मटेरियल, ठीक है, लर्निंग मटेरियल्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, और लर्निंग मटेरियल एंड डेटा के लिए। ठीक, इसके लिए हम लोग ऑनलाइन रिपोजिटरी में होता है भंडारण। रिपोजिटरी में क्या होता है, भंडारण, भंडार होता है या भंडारण होता है, जिसमें कलेक्शन ऑफ और जितने भी चीजों का होता है सब का सब कलेक्शन होता है। तो ये मेन आपका पॉइंट होता है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके विशेषताएं क्या होती है, इसकी क्वालिटीज क्या होती है, या कह सकते हैं इसके फीचर्स की बात करेंगे, फीचर्स की बात हम करेंगे। ठीक, फीचर्स की बात करेंगे। इन्हीं दो चीजों में हाँ बोलिए। सर इन्हीं दो चीजों में बस इसका यूज होता है, रिसर्च पेपर और लर्निंग मटेरियल। नहीं, और भी चीजें जैसे इससे रिसर्च से संबंधित जो भी होती है, लर्निंग मटेरियल जिसमें आप लोग ऑनलाइन मतलब कुल मिला के डिजिटल वस्तुओं का जो हम संग्रह करते हैं, वही आपका रिपोजिटरीज कहलाता है। ऑनलाइन रिपोजिटरी, ऑनलाइन माध्यम से जितनी भी कंटेंट को हम लोग इकट्ठा करते हैं, वो ऑनलाइन की सहायता से, वही, और जो फ्री मिले, जो मुफ्त में मिले, जो डॉक्यूमेंट फ्री में आपको डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड पीडीएफ डाउनलोड कर देते हैं, वो रिपोजिटरी के अकॉर्डिंग ही आपके आते हैं। ठीक है, इसमें और इसके फीचर्स में क्या है, इनकी विशेषताओं में क्या क्या था, इसमें हम लोग कंटेंट हम लोग करते हैं, कंटेंट आता है, कंटेंट के बाद आपका कवरेज आते हैं, आपका यूजर ग्रुप आता है, क्या आता है कंटेंट का कवरेज, कवरेज होता है, कवरेज के बाद यूजर ग्रुप होता है आपका, यूजर ग्रुप होता है आपका, यूजर ग्रुप के साथ साथ आपके फंक्शन एंड पर्पस आते हैं आपके। तो इसमें और भी चीजें आ सकती हैं, इसकी विशेषताओं हम अपने कार्य के अनुसार या अपने उद्देश्य के अनुसार इसका हम यूज करते हैं, इसका हम प्रयोग में लाते हैं इसको ना। रिपोजिटरी में मुख्य रूप से अगर हम इसको देखें कि इसके अंतर्गत कौन कौन इंक्लूड है ना, इंक्लूड कौन कौन है ये भी देख लेते हैं आप लोग। इसको साफ कर देते ना, इसको साफ करें, इसकी है ऑनलाइन रिपोजिटरी में इंक्लूड क्या क्या चीजें होती हैं, इससे संबंधित क्या क्या चीजें होती है, उसी को हम लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट्स हो जाते हैं आपके, ठीक है। रिसर्च रिपोर्ट को अनुसंधान या शोध रिपोर्ट होता है, शोध रिपोर्ट होता है आपका, ठीक है ना। शोध रिपोर्ट के साथ साथ आपका क्या आता है, और बुक रिव्यू आता है आपका, ठीक।
बुक रिव्यूज आते हैं आपके, जिसको बोलते हैं पुस्तक समीक्षा, पुस्तक सामग्री जैसे भाषण, ठीक है ना, ये हो जाता है। तो इतने पॉइंट्स आपके आते हैं, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जी सर। ठीक, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, अब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि ऑनलाइन रिपोजिटरीज क्या होती है। रिपोजिटरीज का मतलब होता है जो भी चीजें हमें डिजिटली रूप में और फ्री अवेलेबल हो, वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका रिपोजिटरीज कहलाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी क्लासेस मेरी चल रही हैं वो किस में आएगी, ऑनलाइन रिपोजिटरीज के अंतर्गत आएंगी। क्यों? क्योंकि फ्री है, नो कॉस्ट है, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए इसके अंदर आएगा। अब हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन लाइब्रेरीज के बारे में। साफ करें इसको। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद। क्या हो गया? ऑनलाइन लाइब्रेरीज आ रही है आवाज? आ रही है सर। हाँ, ऑनलाइन लाइब्रेरीज क्या होती हैं, और जिसको बोलते हैं ऑनलाइन पुस्तकालय। तो ऑनलाइन लाइब्रेरी से ऑनलाइन पुस्तकालय होता है जिसमें डिजिटल प्रारूप में सभी पुस्तकें जो है उपलब्ध होती हैं, और इसको जो है कंप्यूटर द्वारा हम आसानी से असेंबल कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं ए ऑनलाइन लाइब्रेरी इज ए लाइब्रेरी इन विच collections are stored in digital format and assembled by computer। लिखेंगे क्या? लिखेंगे कलेक्शन आर स्टोर, लिखेंगे कलेक्शन आर स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्मेट। मतलब यहाँ पे जो कलेक्शन होगा, जो कलेक्शन होगा, जितनी भी बुक्स है, बुक्स का जो कलेक्शन करेंगे वो क्या किस फॉर्म में होगा? डिजिटल फॉर्म में। याद रखिए कलेक्शन कैसा होगा? डिजिटल फॉर्म में। जो पुस्तकों को कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे डिजिटल फॉर्मेट में। इसमें डिजिटल फॉर्मेट में जब हम बुक को कलेक्ट करेंगे और उसको एक सीरियल वाइज में जब लगाना होगा, कलेक्ट करेंगे एंड असेंबल ठीक है, असेंबल करेंगे, असेंबलिंग करेंगे, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे? असेंबलिंग करेंगे, असेंबलिंग में जो करेंगे। लेकिन ये सब का सब पूरा का पूरा कलेक्शन कैसा होगा? डिजिटल जब करेंगे, ये किसकी सहायता से करेंगे? कंप्यूटर की सहायता से करेंगे। कंप्यूटर्स की सहायता से जब कभी हम बुक्स के रख रखाव को करते हैं, वही आपकी डिजिटल लाइब्रेरी कहलाती है। यह होता क्या? कहते हैं कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज बोथ डिजिटलाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। मतलब ये कहता है कि यह जो है जानकारी का एक संग्रह है जो डिजिटल और संगठित दोनों तरीके से है, ठीक है ना। सर इसमें आप असेंबली लिख रहे थे ना पहले? क्या चीज? असेंबली लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे? ये आप लिख रहे थे कलेक्शन में डिजिटल असेंबली लिख रहे फॉर्मेट। थे, असेसिबल लिख रहे थे, असेसिबली, ठीक ना, असेसिबली लिख रहे थे। ठीक, जिसमें क्या है, किसी भी चीज को हम आसानी से रख सके, उसका सप्लाई कर सके, वो चीजें आपकी कि उसको सही तरीके से हम लोग ऑनलाइन माध्यम से हमें कहीं ढूंढना हो तो हम एक सीरियल वे से उसको आसानी से ढूंढ सके, उसके बारे में ही आपका है पूरा का पूरा। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पे ऑनलाइन क्या होता है, इसके माध्यम से इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके लाभ क्या होता है। इसमें मल्टीमीडिया का हम सहायता लेते हैं, इसमें टीचिंग मटेरियल मिलता है, ये डायनेमिक होता है, ऑल रिसोर्सेज हमें डिजिटल फॉर्म में मिल जाते हैं। कई बुक्स हैं आपकी, देखा होगा आपने, ये बुक्स भी आपको मिल जाते हैं आपके। अब इसके बाद क्या आता है, ऑनलाइन असेसमेंट टूल क्या होते हैं। अब ऑनलाइन असेसमेंट टूल क्या होते हैं? हाँ बोले सर। वो दूसरी लाइन आपने क्या बोली थी कि यह जानकारी का संग्रह? कौन सा? यह जो है जानकारी का एक संग्रह होता है। यह जो है जानकारी का एक संग्रह होता है जिसमें डिजिटल और संगठित दोनों चीजें होती हैं, ठीक है ना।
डिजिटल और संगठित दोनों चीजें होती हैं यहाँ पर। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन असेसमेंट टूल का। ऑनलाइन असेसमेंट टूल, असेसमेंट टूल्स की बात करेंगे। ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स क्या होते हैं आपके, ठीक है। ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स की हम बात करेंगे तो कहते हैं ऑनलाइन आकलन उपकरण, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑनलाइन, ऑनलाइन आकलन उपकरण होता है, ठीक। ऑनलाइन आकलन उपकरण होता है। आकलन उपकरण ये क्या होता है? कहता है कि इट इज प्रोसीजर, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय which specific abilities or characteristics can be evaluated with the help of internet। मतलब कहते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इंटरनेट की मदद से विशेष क्षमताओं या विशेष विशेषताओं का मूल्यांकन किया जाता है। किसका? इसके माध्यम से विशेष क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। विशेष क्षमताओं का आकलन, विशेष क्षमताओं का आकलन किया जाता है इसके माध्यम से। इसमें जो है आपके ई मूल्यांकन या कंप्यूटर सहायता से प्राप्त जो भी आपके कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन होते हैं वो होते हैं। मतलब इसको सीबीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीबीए। कि इसको क्या बोलते हैं? सीबीए को फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट। कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट आपका होता है। इसमें आपकी इसकी सहायता से आप करते हैं आप प्रयोग इसका, ना कि कंप्यूटर से सहायता से इसमें हम प्रयोग करते हैं। अब इसमें आपके आते क्या क्या है वो भी जान लो। ऑनलाइन टूल्स में आपके आते क्या है? ऑनलाइन टूल्स में सबसे पहले आप बात करेंगे इसमें आपका आता है मोड, ठीक। मॉडल आता है आपका, ठीक है। ये क्या होता है? ये प्रशासन के साथ मिलकर प्रश्न बैंकों और मदों के प्रबंधन को सक्षम करने और परीक्षणों की इंटरनेट आधारित डिलीवरी है आपकी। क्या? इंटरनेट बेस्ड डिलीवरी ऑफ टेस्ट लिखेंगे। इंटरनेट लिखेंगे, इंटरनेट बेस्ड डिलीवरी इंटरनेट बेस्ड डिलीवरी ऑफ टेस्ट, ठीक ना। क्या है ये? आपका इंटरनेट परीक्षणों की इंटरनेट आधारित डिलीवरी। क्या है? परीक्षणों की इंटरनेट आधारित क्या है आपकी? डिलीवरी है आपकी। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ क्वेश्चन बैंक, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ क्वेश्चन बैंक एंड आइटम टुगेदर विद एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक को मतलब यहाँ पे प्रश्न बैंकों का जो है प्रबंधन होता है। क्या होता है? मतलब एप्लीकेशन है या मॉडल ऐसे ही? किसका? ये नहीं, ये जो मॉडल्स लिखा है MOODLE, इसका कुछ एब्रिविएशन है? इसमें यही है, इंटरनेट बेस्ड डिलीवरी ऑफ टेस्ट होता है। इसी में एक पॉइंट और जोड़ते हैं, जो क्वेश्चन बैंक की हम बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन बैंक का जो होता है मैनेजमेंट, क्वेश्चन बैंक का जो मैनेजमेंट होता है,
मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन बैंक को जो मैनेजमेंट किया जाता है वो मॉडल के द्वारा ही किया जाता है आपका, ठीक है ना। इसमें मैनेजमेंट भी करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है। ठीक, मतलब क्वेश्चन बैंक का मैनेजमेंट, प्रबंधन और प्रशासन दोनों चीजें आती हैं, वो सब जो है क्वेश्चन बैंक से संबंधित है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बैंक और टेस्ट को रिलेटेड ही आपके बात करा जा रहा है। ठीक, ये बात हो गई। अब जो है नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें और क्या आता है आपको उसको भी हम लोग डिस्कस कर लें। और LMS क्या होता है इसको भी बात कर लें। LM और S। LMS क्या होता है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसको क्या होता है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। क्या होता है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है आपका, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी चीजें होती हैं वो जो आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपका ऐसे आता है, मैचिंग आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से आते हैं आपके? ऐसे आता है, ठीक। ऐसे के साथ साथ जो ऐसे वाले जो क्वेश्चन है वो आते हैं आपके, मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। मैचिंग के साथ साथ आपके मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आता है वो इसके आते हैं। इसके अंदर आपके शॉर्ट आंसर आता है आपका, शॉर्ट आंसर आता है, शॉर्ट आंसर्स आते हैं आपके। और इसमें क्या आता है? ट्रू फॉल्स वाले आते हैं क्वेश्चन आपके, ट्रू फॉल्स, ठीक। ट्रू और फॉल्स वाले आपके आंसर आते हैं। तो ऐसे ही जो है जो ऑनलाइन असेसमेंट टूल होते हैं, असेसमेंट का मतलब आकलन होता है, बच्चों का आकलन करना होता है। तो उसमें हम लोग ऐसे दे सकते हैं, मैचिंग वाले सवाल दे सकते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन दे सकते हैं, शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रू फॉल्स वाले हम लोग क्वेश्चन दे सकते हैं। तो तमाम तरीके की ये चीजें इसके अंतर्गत आपकी आती है। क्लियर? सर ये मॉडल का मुझे नहीं समझ में आया, ये इससे क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आया सर। क्या मॉडर्न इसमें क्या कहते हैं? ये कह रहा है कि इंटरनेट बेस्ड डिलीवरी ऑफ टेस्ट, मतलब इंटरनेट के माध्यम से जो भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जो परीक्षण जो होता है, जो आपका टेस्ट होता है, वही आपका मॉडल कहलाता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्वेश्चनों को मैनेजमेंट किया जाता है कि कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आपको प्रेजेंट करने हैं। मतलब इसमें आपको मैचिंग वाले उठाकर देना है, मैचिंग वाला पूरा का पूरा उठाकर दे दिया, मिक्स नहीं होता। इसमें मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। कैसा? बेस्ड रहता है इंटरनेट बेस्ड डिलीवरी ऑफ टेस्ट, ठीक है। इंटरनेट की सहायता से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो टेस्ट शेड्यूल बनाया गया है, जैसा जैसा आपका माइंड होगा, जैसे जैसे आप आंसर देते आएंगे, वैसे वैसे वहां पे क्वेश्चन डिलीवर होता रहेगा आपका। ओके सर। ठीक, लेकिन इसमें और सर भी ये अगर जो आपको नहीं समझ मॉडल में है आता तो इसके उसका ऊपर एक हम और अच्छे एब्रिविएशन बेहतर से मुझे मिला, कुछ मॉड्यूलर एग्जांपल्स ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, ओरिएंटेड तब हम डायनामिक आपको बता लर्निंग देंगे। एनवायरनमेंट। ठीक है, अब मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आवाज तो नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं? ठीक, तो यहाँ पे जितने होते हैं, फिर इसके बाद टी ए ओ आता है एक आपका। क्या आता है? टी ए ओ आता है आपका एक, इसी में टी ए ओ आता है आपका। टी ए ओ क्या होता है? टी ए ओ में यह एक ऐसा उपकरण होता है जो कंप्यूटर सहायता प्राप्त परीक्षण विकास के लिए खुली वास्तुकला प्रदान करता है। मतलब यहाँ पे कहता है कि कहता है इट इज एन अदर टूल विच प्रोवाइड एन ओपन आर्किटेक्चर फॉर कंप्यूटर असिस्टेड टेस्ट डेवलपमेंट। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। नेटवर्क हाँ इशू। सर आ रही है।
ठीक। तो इसमें कहते हैं ये एटीओ में क्या होता है, इस टूल्स में आर्किटेक्चर से संबंधित होता है, मतलब आर्किटेक्चर से संबंधित जो भी टेस्ट होते हैं वो इसके अंदर आता है। ठीक, टेस्टिंग सिस्टम होता है, ये आपका होता है इसमें। ये इसमें क्या ये होता है आपका, ये अगर आपसे पूछा जाए तो इसका होता है आपका ओपन सोर्स कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्टिंग सिस्टम। ठीक है ना, ये इसका होता है टेस्टिंग, लिखेंगे टेस्टिंग असिस्ट, ठीक, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होता है आपका, ये ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होता है आपका। ऑफलाइन असेसमेंट टूल्स क्या होता है, ऑफलाइन असेसमेंट टूल्स में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ऑफलाइन असेसमेंट टूल्स में कह सकते हैं ये जो है ऑफलाइन फीचर जो होता है या इंटरनेट कनेक्शन के बिना जो है छात्रों का आकलन करने की एक प्रणाली है, जिसमें हम लोग हम लोग असेसमेंट की बात करेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट होता है, तमाम तरीके की चीजें होती हैं हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो टूल्स होता है ये माइंड लॉजिक्स होते हैं आपके ना। इसके टूल्स की अगर बात करें तो इसमें टूल्स का जो नाम आता है प्रयोग में, इसका आता है माइंड, ठीक है ना, माइंड लॉजिक एक्स, इसका प्रयोग जो किया जाता है, ठीक है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, ये आपका क्या होता है टीचर मेड टूल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ऑफलाइन में टीचर मेड टूल होता है, टीचर मेड टूल्स होते हैं। यहाँ पर टीचर जो है करना मतलब बच्चों का आकलन करने के लिए खुद से ही जो है क्या टूल्स को बनाने का काम करता है। इसमें क्या होता है रिटेन से उसको पेपर दे दिया, कॉपी पेन दे दिया, वो लिख कर देगा आपका। ऐसे टाइप के क्वेश्चन उसमें देते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन उसमें देते हैं, जैसे आप बीएड का एग्जाम दे रहे होते हैं या एमए का एग्जाम जो लोग देते हैं तो वो सब शॉर्ट आंसर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ओरल टेस्ट देखा होगा बच्चों का, ओरल टेस्ट होता है आपका। तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती है, ठीक ना। यहाँ पे सिंपल तरीके से उनको याद करने की चीजें दी जाती है, किसी भी चीज को हम लोग पहचानने के बारे में बताते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं आपके ना। तो ये सब चीजें आपकी ऑफलाइन में जिस तरीके से आप उस तरीके से ये इसमें प्रयोग में लाई जाती है आपकी। ठीक, अब इसके बाद आता है ऑनलाइन सर्वे, समेटिव असेसमेंट, जितने भी चीजें आपकी आ सकती है ऑफलाइन में वो सब इसमें यूज कर जाती है, क्योंकि इसमें जो है टीचर जो है खुद बनाता है कि बच्चे का आकलन किस तरीके से कर सके। में आपको क्या होता है टूल्स बनाने पड़ते हैं, खुद के टूल्स होते हैं, या तो आप टूल्स मंगाओ आगरा से या फिर आप खुद से बनाओ, यही दो तरीका होता है उसमें। तो वही टूल्स जो है वो मंगाए जाते हैं, वो रिसर्च में होता है, लेकिन यहाँ पर टूल्स जो है बनाते हैं टीचर्स बनाते हैं बच्चों के लिए, कि बच्चों का हम लोग उनका असेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं, कि वो बेहतर कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। यदि बेहतर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको बेहतर करने के लिए क्या किया जाए, इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन सर्वे टूल्स के बारे में। ऑनलाइन सर्वे टूल्स क्या होता है, यह एक प्रश्नावली होती है जिसे जो है जो हमारा टारगेट होता है, कहते हैं इट इज ए क्वेश्चनायर दैट द टारगेट ऑडियंस कैन कंप्लीट ओवर द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट की सहायता से जब किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए करते हैं तभी होता है। तो ऑनलाइन सर्वे टूल जो होते हैं उनके नाम क्या होते हैं, सबसे पहले सो गो सर्वे होता है आपका, क्या होता है सो गो सर्वे होता है। ठीक, सो गो सर्वे होता है आपका। फिर सेकेंड वाला जो होता है आपका टाइप फॉर्म होता है आपका, टाइप फॉर्म्स होते हैं आपके, फिर आपका क्या होता है नेक्स्ट जो होता है आपका सर्वे मंकी होता है, सर्वे मंकी होता है आपका, सर्वे मंकी होता है। फिर आपका नेक्स्ट जो होता है जोहो होता है, ZOHO,
जो सर्वे होता है आपका, सर्वे, ये सब सॉफ्टवेयर है जो सर्वे ऑनलाइन टूल, ऑनलाइन जो है यूज, मतलब ये टूल्स हैं ऑनलाइन सर्वे करने के लिए, ठीक है, ऑनलाइन सर्वे करने के लिए। एक सर्वे जिग्नो होता है आपका, सर्वे जिग्नो। ठीक, ठीक, तो ये आपका क्या होता है, तो आपके ऑनलाइन जितने ऑनलाइन सर्वे टूल्स होते हैं, तो ये सब टूल्स का हम प्रयोग करके जो है पूरी की पूरी जो हम लोग का टारगेट होता है, उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए होता है। इसमें जो है ऑनलाइन, अब आपका ऑनलाइन सर्वे जनरेटर्स आते हैं आपके, क्या आता है आपका ऑनलाइन सर्वे जनरेटर्स। सर ये वो टेस्ट जनरेटर्स वाला है टॉपिक। हाँ, सर ये टेस्ट जनरेटर वाला टॉपिक है। ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट बता रहे हैं ऑनलाइन सर्वे टेस्ट जनरेटर। सर वही पूछ रहे हैं। हाँ, सर वही पूछ रहे हाँ, हैं। हाँ, अब ये अलग से टेस्ट जनरेटर्स के बारे में बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक स्वयं से स्वचालित, मतलब कहते हैं जनरेट ऑटोमेटिकली टेस्ट ऑनलाइन होता है। ये लिखेंगे, लिखेंगे क्या, जनरेट, जनरेट, ठीक है, क्या करें, जनरेट ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा, ठीक, जनरेट ऑटोमेटिकली टेस्ट ऑनलाइन, टेस्ट ऑनलाइन हो जाएगा। जनरेट ऑटोमेटिकली टेस्ट ऑनलाइन होता है। इसका क्या होता है, स्पेसिफिक ऑफ द ऑब्जेक्टिव, मतलब इसमें कहते हैं उद्देश्यों की विशिष्टता होती है। इसमें क्या होती है, उद्देश्यों की विशिष्टता होती है, उद्देश्यों की विशिष्टता होती है यहाँ पे, मतलब उद्देश्यों को प्रमुख माना जाता है। यहाँ पे प्रश्नावली तैयार करी जाती है, क्या किया था, फॉर्मुलेट क्वेश्चनायर होता है, प्रश्नावली तैयार करना होता है, प्रश्नावली तैयार करना होता है इसमें आपका, ठीक है। सर्वे टूल, ये सर्वे टेस्ट में है ना, ऑनलाइन सर्वे टेस्ट जनरेटर्स में क्या होता है, क्या क्या आपको करना पड़ता है। सबसे पहले हमें उद्देश्यों के बारे में पता होना चाहिए, उसी के आधार पे हम प्रश्नों का निर्माण करेंगे, उसी संबंधित हम लोग सर्वे टूल को कलेक्ट करेंगे कि कौन सा सर्वे टूल, यहाँ पे सर्वे टूल को हम बताएंगे, कौन सा सर्वे टूल हम लोग को यूज करना है ना, कौन सा सर्वे टूल्स को हम लोग को यूज करना है यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जब टेस्ट ऑनलाइन बनाएंगे तो क्या करेंगे, सर्वे टेस्ट जनरेट करेंगे, बनाने का काम करेंगे। सबसे पहले हमें उद्देश्यों को पता होना चाहिए, उद्देश्य पता होने के बाद हम प्रश्नों का निर्माण करेंगे, प्रश्नों का निर्माण करने के बाद हम इन सब में से कौन सा टूल हमें यूज करना है उसको लगाएंगे, ठीक है। और सर्वे टूल्स को लगाने के बाद उसके साइज के आकार को हम सुनिश्चित कर लेंगे। तो यहाँ पे जनरेटर्स का मतलब होता है कि सर्वे ऑनलाइन जो सर्वे करने जा रहे हैं उससे संबंधित जो हमें जो फ्रेम बनाना है, उस फ्रेम को बनाने का काम इसके अंतर्गत किया जाता है, जिसमें उद्देश्यों के बारे में सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है। उद्देश्यों को करने के बाद दूसरा पॉइंट होता है कि क्वेश्चनों को तैयार करना, प्रश्नों को तैयार करना, प्रश्न को तैयार करने के बाद तीसरा जो होता है कौन सा सर्वे टूल हमें लगाना है आपका, ठीक है ना, सर्वे टूल लगाना है। और चौथे में अगर हम बात करेंगे, चौथे पॉइंट में, तो इसमें कहेंगे मेक श्योर क्वेश्चन टेस्ट, मतलब इसमें सुनिश्चित करेंगे प्रश्न पाठों को, यहाँ पे प्रश्न पाठों को निश्चित करना,
ठीक, प्रश्न पाठों को निश्चित करना, मतलब किस लेसन से हमें क्वेश्चंस, लेसन इन द सेंस कि किस टॉपिक से हमें संबंधित है। जैसे मान लो कोई बैंक खोलना हो किसी क्षेत्र, तो आप वहाँ के सभी जितने निवासी होंगे या वहाँ का पूरे मार्केट का आप इनकम आप सोर्स देखेंगे, आउटकम आप सोर्स देखेंगे कि वहाँ पर कितने पैसे खर्च, मतलब कितने पैसों की वो मार्केट है, 100 करोड़ की है कि 200 करोड़ की है कि 250 करोड़ की है। जब इतने की करोड़ों की बात होगी तभी वहाँ पे बैंक खुलते। बैंक खुलने का मेन रीजन ये होता है कि मार्केटिंग वहाँ पर देखी जाती है ना, कि मार्केटिंग प्राइस कितनी है, उसकी वैल्यू, उसी के आधार पे उसी प्रकार सर्वे भी आपका, जैसे स्कूल होते हैं तो स्कूल खोलने के लिए आपको सर्वे करना पड़ता है कि उस एरिया में कितने बच्चे हैं, है ना, उस एरिया में कितने बच्चे हैं और प्लस वहाँ पर स्कूल कितने खुले हैं, किस तरीके से खुले, तो इस सब तरीके के ये आपके सर्वे टूल्स को हम लोग यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक जो किया था आपके ऑनलाइन सर्वे टेस्ट जनरेटर, मतलब टेस्ट को किस तरीके से हम जनरेट करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे ऑनलाइन सर्वे करने के लिए जो प्रश्नावली तैयार करी जाती है उसको हम कैसे बनाएंगे, इसके बारे में बताना था। तो वही उद्देश्यों की विशिष्टता, मतलब कौन सा पर्पस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उस पर हम फोकस करेंगे। दूसरा, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। तीसरा, हम टूल्स को जो दिया टूल्स को यूज करेंगे और फिर उससे संबंधित जो टॉपिक होगा उस टॉपिक पे हम लोग पूरा क्वेश्चन फ्रेम आपका बन के तैयार हो जाएगा आपका। ठीक ठीक दिया ना, जी सर। कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ पे कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट ऐसे ही आपका इसका पूरा का पूरा ये होता है आपका। ठीक, तो यहाँ पर आपका यूनिट 8 जो है आज की डेट में कंप्लीट होता है वो आपका। ठीक, हम लोग कल से जो है बात करेंगे यूनिट 7 की। ठीक, अब कल मिलते हैं और आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, इसी शुभकामना के साथ जय हिंद।